पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पेपर 2 में आज हम देखेंगे पॉलिटिकल कल्चर के बारे में। पॉलिटिकल कल्चर काफ़ी इजी टॉपिक है, लेकिन आप बुक से पढ़ेंगे तो थोड़ा-सा ये कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। हालाँकि ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, हम लोग इसको काफ़ी छोटे से सेशन में ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें और भी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ने हैं। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, उनके फंक्शनिंग क्या है, इश्यूज़ क्या हैं। तो उससे पहले ये टॉपिक है, थोड़ा-सा देखना ज़रूरी है, तो शुरू करते हैं। शुरू से करने से पहले मैं आपके दिमाग में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन डालना चाहता हूँ, आप इस पे गौर कीजिएगा और लास्ट में ये सब क्लियर हो जाएंगे। जैसे यूएस में जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु होती है, जो ब्लैक थे, पुलिस अफसर द्वारा उनको ऐसे दबा के और मार दम घुटने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद काफ़ी अपराइजिंग होता है, वहाँ पे तोड़-फोड़ होती है, हिंसा होती है। वैसे ही आप चाइना में देखेंगे कि जनरली इन जनरल उइगर मुसलमानों का केस छोड़ दें तो या जनरली ऐसा अपराइजिंग देखने को नहीं मिलता है लेटेस्ट टाइम में, जबकि वहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है, काफ़ी बैन है। एक तरह से आउटसाइड मीडिया का कोई भी इंटरवेंशन नहीं है वहाँ पे, और यूट्यूब वगैरह वहाँ पे नहीं चलता है। फिर भी वहाँ पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि एक तरह का अपराइजिंग हो लोगों के द्वारा। यानी कि लोगों में कहीं न कहीं मन में बैठा है कि वो सरकार को एक तरह से अकाउंटेबल नहीं ठहराते उसके प्रति, या जैसा चलता है वो चलने देते हैं। वहीं आप एग्जांपल लें जर्मनी का, यूरोपियन कंट्री का, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। ये सारी कंट्री में आपको देखने को मिलेगा कि लोग काफ़ी वोकल रहते हैं थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ के लिए। प्लास्टिक पॉल्यूशन से लेके हर चीज़ों के लिए लोग काफ़ी वोकल हो जाते हैं, पेपर का यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। हालाँकि सबसे ज़्यादा कंजम्पशन उन्हीं का है, फिर भी वो लोग एक तरह से मुखर रहते हैं इन सब चीज़ों के प्रति। एक तरह से दिखाने के प्रति कि हम एनवायरनमेंट को लेकर कितने कंसर्न हैं। यानी कि उनका कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन रहता है गवर्नेंस प्रोसेस में, या यूके कहें कि एक तरह से छोटा होने के चलते डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है। लोग अपनी आवाज़ को मुखर होकर बोलते हैं। ठीक, पाकिस्तान के कल्चर ले लें कि वहाँ पे डेमोक्रेसी तो नाम का रहा, डेमोक्रेसी चला नहीं है। ठीक है, पहले से ही एक तरह से डिक्टेटरशिप आ गया, उसके बाद मिलिट्री ने शासन कर लिया, एक तरह से मार्शल लॉ आ गया। लोग जानते हैं कि करप्शन है, लेकिन लोग ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। आर्मी ही कंट्रोल करती है उन सब चीज़ों को। म्यांमार में चलें तो आपको म्यांमार में यांग सांग सूकी का तख्तापलट आपको देखने को मिलता है। लोग काफ़ी मुखर हैं, विद्रोह भी कर रहे हैं, लेकिन उनको दबा दिया जा रहा है वहाँ के जो आर्मी रूलर्स हैं उनके प्रति। इस सारे जगहों को आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में, तो दो चीजें आपको निकल के आएंगी। एक तो लोगों का माइंडसेट जो गवर्न हो रहे हैं, और एक सरकार का माइंडसेट जो कि गवर्न कर रही है। इन दोनों का कुछ ना कुछ एटीट्यूड आपको देखने को मिलेगा। यानी कि लोग जो जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनके कुछ वैल्यूज हैं, कुछ मोरल्स हैं, कुछ माइंडसेट हैं, कुछ एटीट्यूड है। एक सरकार है, उसका भी एटीट्यूड है आपको। ठीक है, जैसे अभी रसिया यूक्रेन वार में रसिया के लोग खुद के ही सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, और यूक्रेन के लोग अपने सरकार के साथ मिलकर सपोर्ट मिलकर काम कर रहे हैं। सबका एटीट्यूड अलग अलग है। ठीक है, इस प्रश्न पे मैं आपको यही बोलता हूं कि इन लोगों के एटीट्यूड अलग अलग। नाम का तो डेमोक्रेसी इंडिया भी, नाम का यूके भी है, लेकिन ये लोग अलग अलग फंक्शन क्यों करते हैं? हमने सारा वेस्टमिनिस्टर का कंसेप्ट लिया यूके से, लेकिन सब चीज ये अलग अलग क्यों होता है? कुछ ना कुछ तो माइंडसेट है लोगों का, जिसके चलते कुछ ना कुछ चेंजिंग आपको देखने को मिलता है वहां के लोगों में, यहाँ के लोगों में। इसको शुरू करने से पहले टॉपिक में आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिए। कुछ नहीं हो सकता इस देश का। कभी नहीं बदलेंगे। पता नहीं कितनी बार सुना है, कितनी जुबानों से सुना है, कितनी जबानों में सुना है, और सच भी है। इतने सालों में कुछ नहीं बदला, बस सरकार पे सरकार बदली। पर रास्ते का कचरा वही का वही। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का। और क्या? देश के कितने ही ऐसे शहर और गांव हैं जहां पोल्यूशन से हजारों बच्चों की जान जा रही है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का। कहीं सरकार चलाने वाले मंत्रियों पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, तो कहीं कानून संभालने वाली पुलिस घूस ले रही है, और हम चुपचाप खड़े। क्यों? क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का। रोज अखबारों में पढ़ते हैं अनगिनत खबरें, बूढ़ों पर, औरतों पर, बच्चों पर होते हुए अत्याचारों के बारे में, और 1 घंटे में हम सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का। स्पोर्ट्स स्टार्स हो या फिल्म स्टार्स, हम उनमें जात पात का भेदभाव बिल्कुल नहीं करते। पर नेताओं के उकसाने पे, धर्म के नाम पे हजारों जाने लेने को तैयार हो जाते हैं हम। क्यों? क्यों आतंकवादी आके हमारी आंखों के सामने हमारे शहर पे हमला करते हैं। और हम सैकड़ों की तादाद में मोमबत्तियां जलाते हैं। क्यों? 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 क्योंकि और कुछ नहीं हो सकता इस देश का। और कुछ नहीं हो सकता। सच कहा। कुछ नहीं हो सकता। क्या वाकई कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है।
हो सकता है। हो सकता है, शायद ये सारी समस्याओं का हल नहीं है, पर शुरुआत तो है। शुरुआत जो हमारे हाथ में है। आपके हाथ में। आपके हाथ में, आपके हाथ में। आपके हाथ में, आपके हाथ में, आपके हाथ में। आपके हाथ में। आपको इस वीडियो से कुछ कंक्लूजन निकल के आया होगा। यहाँ लोगों का कुछ माइंडसेट आपको दिख रहा होगा कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि उसके लिए बहुत सारे उन्होंने रीजन गिनवाए। इस सब चीजों के चलते कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बाद में उन्होंने एक सोल्यूशन भी दिया, ठीक है। वो सोल्यूशन था पार्टिसिपेशन का, कि अगर पब्लिक पार्टिसिपेट करे तो चीजें बदल सकती हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है। तो पहले लोगों का माइंडसेट दिखा, फिर एक तरीका दिखा जिससे कुछ चेंज आ सकता है, जो पार्टिसिपेशन का उन्होंने बोल रहे हैं। तो पॉलिटिकल कल्चर को अब हम ओरिजिनल लेसन शुरू करते हैं। ये जो पीछे स्लाइड के पीछे जो मैंने बातें बताई हैं, इस लेक्चर के एंड होने पे आपको वो चीजें आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। तो शुरू करते हैं। पॉलिटिकल का मतलब क्या है? पॉलिटिकल दैट्स एनीथिंग व्हिच इज कनेक्टेड विद पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। हम उसको सात्विक अर्थ में बोलते हैं कि ये पॉलिटिकल है, ठीक है। कल्चर क्या है? कल्चर एटीट्यूड है, बिलीफ है, सेंटिमेंट है, कस्टम है, आइडिया है, ठीक है। एक पर्टिकुलर सोसाइटी का, कंट्री का, उसको हम लोग कल्चर बोलते हैं। जैसे एटीट्यूड है कि अपने बड़ों का पैर छू के प्रणाम करना है, ठीक है। एक बिलीफ है कि अगर हम भगवान की पूजा करें, अगर इनको माने तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, या अपने गुरु को माने तो वो एक तरह से पूजा है, हम सक्सेस के लिए जा सकते हैं। सेंटिमेंट्स हैं, एक तरह से देश प्रेम की भावना हो सकती है, या कुछ हो सकती है, या अफिलिएशन हो सकता है किसी पर्टिकुलर पार्टी को, जैसे कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, कोई कांग्रेस को कर रहा है, ठीक है। कुछ कस्टम्स हैं, ठीक है, कि मंदिर के बाहर जाना है तो चप्पल निकाल के जाना है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है? ये एज ए पार्ट है कल्चर का। कुछ आइडियाज हैं, ये पर्टिकुलर सोसाइटी के कुछ ट्रेट को दिखाती हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये अपने जगह का आदमी है। जैसे यूके में कोई आदमी दिखेगा आपको बिहार का, तो उसका कुछ पर्टिकुलर ट्रेट दिख जाएगा जिससे आप मान सकते हो कि ये बिहार का है। मैं बिहार का इसलिए बोल रहा हूँ। वैसे ही कहीं और जगह के लोगों का कुछ एक एटीट्यूड, बिलीफ, फेथ, सेंटिमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। आप उससे पता कर सकते हो कि वो कहाँ का है। यानी कि किसी पर्टिकुलर रीजन के लोगों का, ठीक है, कुछ ना कुछ एटीट्यूड होता है, बिलीफ होता है, सेंटिमेंट होता है, और इन सब चीजों को हम लोग बोलते हैं कल्चर। यानी कि डेट इज द पार्ट ऑफ दैट कल्चर। ये शो करता है कि वो उस कल्चर के पार्ट हैं। तो पॉलिटिकल का मतलब आप समझ गए, कल्चर का मतलब समझ गए। अब पॉलिटिकल कल्चर का मतलब क्या होता है? एक सेट है एटीट्यूड और बिलीफ का, सेंटिमेंट का, ठीक है, जिसके चलते जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको एक ऑर्डर मिलता है, उसको एक मीनिंग मिलता है, ठीक है। और उसके चलते अंडरलाइंग अजम्पशन जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट करते हैं, जो सरकार करते हैं, एक्ट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वो फेथ सेंटिमेंट, उसी के आधार पर पॉलिटिकल पार्टी एक्ट करते हैं इन ए पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है। डिफिनेशन थोड़ा हार्ड हो गया, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक राइट विंग आइडियोलॉजी वाला आदमी है, ठीक है। उसके अंदर ये फेथ है, सेंटिमेंट्स है कि अगर इस इंडिया को यूनाइटेड रखना है, या अगर राम मंदिर को बनवाना है, ठीक है, तो योगी जी और मोदी जी को आना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये क्या है? एक तरह से फेथ है, बिलीफ है, सेंटिमेंट है, ठीक है। अब इसके चलते क्या होगा? पॉलिटिकल प्रोसेस में चेंजिंग आएगी, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे चेंजिंग है। पॉलिटिकल प्रोसेस में चेंजिंग इसलिए आएगा कि इसकी चीज को मुद्दा बनाएगा पार्टी, हो सकता है बीजेपी बनाए, या बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये चीजें रहें कि मैं राम मंदिर बनवाऊंगा, ठीक है। यानी कि दिस सेट ऑफ एटीट्यूड, बिलीफ, सेंटिमेंट, ठीक है, ये क्या देता है? ऑर्डर देता है, या ऑर्डर करता है, या मीनिंग देता है पॉलिटिकल प्रोसेस को, ठीक है। इससे पॉलिटिकल प्रोसेस इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। अब ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस इन्फ्लुएंस हुआ, ठीक है, इसके चलते क्या हो जाएगा? कुछ रूल्स आएंगे, कुछ ऑर्डर आएंगे, जिसके चलते गवर्नमेंट के बिहेवियर में चेंजिंग होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो सरकार है, गवर्नमेंट, ठीक है, दिस गवर्नमेंट विल एक्ट एज पर द बिलीव्स, फेथ्स एंड सेंटिमेंट विच हैज गिवन द पावर टू दिस गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि इन लोगों के बिहेवियर से पॉलिटिकल प्रोसेस में चेंज आया, पॉलिटिकल प्रोसेस में चेंज आया, तो गवर्नमेंट विल एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस अंडरलाइन एजम्पशन कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो राम मंदिर बनेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट विल एक्ट एज पर दैट सेंटिमेंट, ठीक है, और मंदिर का निर्माण हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? एक तरह से पॉलिटिकल कल्चर है। पॉलिटिकल कल्चर क्या है?
आप मान के चलिए एक तरह से बिलीफ है, एटीट्यूड है, सेंटिमेंट है, जिसके चलते पॉलिटिकल प्रोसेस अफेक्टेड होता है। और वो अफेक्टेड पॉलिटिकल प्रोसेस के चलते जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो गवर्नमेंट जो शासन में आती हैं, ठीक है, जो रूल करते हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, जैसे यूनियन गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, उनका एक तरह से काम करने का तरीका, उनका अंडरलाइन एजम्पशन और जो रूल है वो चेंज होता है। वो एक्ट करते हैं एज पर द सेंटिमेंट ऑफ द पीपुल, ठीक है। ये एक पहलू हुआ पॉलिटिकल कल्चर का, ठीक है। दूसरे शब्दों में बोले तो कहीं का पॉलिटिकल कल्चर आपको दिखाता है एक कलेक्टिव हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम प्लस लाइफ हिस्ट्री ऑफ मेंबर्स। एग्जाम्पल से लेते हैं, सन 1947 के पहले भारत अंग्रेजों के अधीन था, अंडर रूल था ब्रिटिशर्स के, ठीक है। बाद में हमें इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है। तो हमारा कुछ हिस्ट्री है। इस हिस्ट्री में क्या था कि हमारे 200, 250, 300 साल का शासन था, ठीक है। तो हम इसके चलते जो अपना रूल बनाया, संविधान बनाया, उसमें क्या किया, यूनियन को बहुत सारा पावर दिए ताकि स्टेट अलग ना हो, ठीक है। स्टेट अलग ना हो इसलिए हमने यूनियन को बहुत सारा पावर दिया और यूनियन गवर्नमेंट को हमेशा से स्ट्रॉन्ग बनाया ताकि जो फेडरलिज्म है तो फेडरलिज्म, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स अलग ना हो। इसलिए हमने अपने संविधान में ये जिक्र किया कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो जो हमारा हिस्ट्री है ना, वो हिस्ट्री हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करता है। यानी कि पॉलिटिकल कल्चर है वो कलेक्टिव हिस्ट्री है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम का, ठीक है, प्लस लाइफ हिस्ट्री ऑफ मेंबर्स ऑफ द सिस्टम। यानी कि ये जो पॉलिटिकल कल्चर है ये अफेक्ट होता है एज पर द मेंबरशिप ऑफ। समझ मान के चलिए तो एक नेहरू जी थी और एक इंदिरा जी थी और एक अपने वाजपेयी जी थे और एक अपने मोदी जी हैं, ठीक है। नेहरू सोशलिस्ट, इंदिरा भी सोशलिस्ट प्लस डिक्टेटर, वाजपेयी जी लिबरल, ठीक है। लिबरल मान के चलिए तो पूरी तरह से लिबरल नहीं, लेकिन लिबरल मान के चलिए क्योंकि हर चीजों को बात करते थे। मोदी फुल्ली राइट विंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनका पॉलिसीज होगा, प्रोग्राम होगा, यहाँ जो सिस्टम होगा, जो पॉलिटिक्स काम करेगी, वो एज पर द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मेंबर्स ऑफ द सिस्टम। यानी कि इनके जो हिस्टोरिकल चीजें हैं, इनके साथ जो घटित हुई हैं या इनका एटीट्यूड बिहेवियर है, उसके अनुसार काम करेंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि ये मेंबर में जो पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही हो वही मेंबर हो, ठीक है। किसी भी स्टेट में वहां पे जो वोटर हैं वो भी मेंबर्स ही हैं, ठीक है। तो वोटर को मान के चलिए कि कोई एक वोटर है जिसके दंगे में किसी अपोजिशन के पार्टी के द्वारा उसके घर वालों की मृत्यु हो गई, ठीक है। उसका जो हिस्ट्री है उसको बोलेगा कि नहीं, उसमें को कभी फेथ नहीं रहेगा जिसकी सरकार आएगी, जिसके टेनियर में उसका मर्डर हुआ था, ठीक है, घर वालों का। तो हमेशा उस पर्टिकुलर पार्टी को अपोज करेगा, हमेशा विपक्षी को वो सपोर्ट करेगा, ठीक है। या उसका जो माइंडसेट रहेगा पर्टिकुलर गवर्नमेंट की तरफ, वो हमेशा नेग्लेक्ट की भावना से ही देखेगा, बोलेगा कि नहीं, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि कहीं एक पर्टिकुलर रीजन का जो पॉलिटिकल कल्चर है, political culture, that is attitude, sentiment of the people which governs the politics of that country, ये डिपेंड करेगा क्या, मेंबर्स के हिस्ट्री पर, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस पर, प्लस उस पर्टिकुलर रीजन के जो पास्ट एक्सपीरियंस है उस दोनों पर डिपेंड करेगा वहां का पॉलिटिकल कल्चर। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल कल्चर इज ए सब्जेक्टिव ओरिएंटेशन। सब्जेक्टिव मतलब दैट इज नॉट ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब कि डेट चेंजेज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे जब पेपर 1 में पढ़ा रहा था वहां फैक्ट वर्सेस वैल्यू, ठीक है। एम्पेरिकल क्या है, वैल्यू लेडन क्या है, इसमें मतलब मैं 1-1.5 घंटा का क्लास लिया हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो पॉलिटिकल कल्चर क्या है, ये सब्जेक्टिव है। यानी कि यूएस का पॉलिटिकल कल्चर जो है, यूएस के लोगों का जो वोटर्स का माइंडसेट है, वो बिहार के वोटर्स का माइंडसेट नहीं हो सकता यूके का, ठीक है। यूके का वोटर का माइंडसेट बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे वोट देंगे, जबकि इंडिया का जो वोटर है, जो बिहार में जो लोग हैं, वो काफी अलग फैक्टर पे वोट देंगे। यूएस में वोटिंग होगी ब्लैक वर्सेज व्हाइट पे, इंडिया में वोटिंग होगी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण पे, ठीक है, कास्टिज्म पे, ठीक है। वहां ब्लैक वर्सेज, यानी कि जो पॉलिटिकल कल्चर है वहां पे, जो उनके वैल्यूज पे हैं, वो सब्जेक्टिव है, यानी कि चेंज करता है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। यानी कि एक तरह का पॉलिटिकल कल्चर हर जगह नहीं है, ये सब्जेक्टिव है ओरिएंटेशन, ठीक है। यानी कि लोगों का जो ओरिएंटेशन है टुवर्ड्स पॉलिटिकल वेरिएबल, ठीक है, वो सब्जेक्टिव है, ये चेंज होता है, हर किसी का अलग अलग है। एक पर्टिकुलर रीजन में कुछ लोगों को देखिएगा आप यूट्यूब पे कि इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट वीडियो बनाते हैं, कुछ
उनके अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए कि कोई देशभक्त का वीडियो आ रहा है, द देशभक्त हैं, या ध्रुव राठी का वीडियो आ रहा है, या कोई राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट है, डू पॉलिटिक्स वाले का वीडियो आ रहा है, तो इनका देखेंगे कि सबका ओरिएंटेशन जो है ना वो सब्जेक्टिव है। यानी कि हम बता सकते हैं कि उनका पॉलिटिकल कल्चर है, जो बिलीफ फेथ है, ओरिएंटेशन है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, वो अलग अलग है, दैट इज सब्जेक्टिव है। तो गवर्नमेंट के लिए जो उनका सब्जेक्टिव होने का मतलब, गवर्नमेंट क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। ठीक है, यानी कि इस आदमी का जो ओरिएंटेशन होगा वो सब्जेक्टिव होगा, किसके प्रति, पॉलिटिकल वेरिएबल्स। पॉलिटिकल वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर में क्या आ सकते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। इंस्टीट्यूशन के खिलाफ भी, इंस्टीट्यूशन के लिए भी उनका सब्जेक्टिविटी रहेगी दिमाग में, जैसे कि इंस्टीट्यूशन कौन है, रूल, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे इंस्टीट्यूशन में आ सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये सारे इंस्टीट्यूशन हैं, इनके प्रति भी उसका जो नजरिया है, जो वैल्यूज हैं, वो सब चेंज मिलेंगे, जैसे सोशलिज्म के प्रति, लिबरलिज्म के प्रति, फेडरलिज्म के प्रति। ठीक है, सबका जो माइंडसेट रहेगा, सबका पॉलिटिकल कल्चर रहेगा, वो सब्जेक्टिव रहेगा। जैसे कुछ लोग सोशलिज्म का सपोर्ट करेंगे, जैसे समाजवादी पार्टी, ठीक है, साइकिल छाप, ठीक है, सोशलिज्म का नाम का सोशलिज्म है, हालांकि सोशलिज्म है नहीं। दूसरी तरफ कितने लोग लिबरलिज्म को सपोर्ट करेंगे, जैसे कांग्रेस, लिबरल पार्टी। कुछ लोग फेडरलिज्म को सपोर्ट करेंगे, जैसे हमेशा बोलेंगे कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को स्ट्रांग रहना चाहिए, जैसे ममता बनर्जी, काका छी छी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि पर्सन टू पर्सन पॉलिटिकल कल्चर चेंज होगा। कुछ लोग पॉलिटिकल इश्यूज पे लोगों के व्यू पॉइंट अलग रहेंगे। कोई टेररिज्म को बोलेगा कि नहीं ये खराब है, कोई बोलेगा कि नहीं एक पर्टिकुलर रिलीजन ही टेररिस्ट होता है, कोई नक्सलिज्म पे बोलेगा कि नहीं नक्सल सही है, कोई बोलेगा गलत है। तो लोगों के जो ओपिनियन है, लोगों का ओरिएंटेशन है टुवर्ड्स दिस स्ट्रक्चर्स, ये अलग अलग होंगे। ये पॉलिटिकल कल्चर है, यानी कि लोगों का आउटलुक जो है वो अलग अलग रहेगा, है ना। चलते हैं आगे। ठीक है, तो अब पॉलिटिकल कल्चर क्या है, फिर से इसको समझते हैं। फिर से क्या, वही उसकी कंटिन्यूएशन करते हैं। अब जैसे संविधान का जब हम खोलेंगे आगे, तो आपको मिलता है एक प्रियम्बल। ठीक है, तो प्रियम्बल में हमें दिखता है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया हियर बाय सोलेमनली, ये करके उसमें देता है कि हम अपने इंडिया को सेकुलर, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मानते हैं। ये सारी चीजें दिए हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। हम लोग ब्रदरहुड बुलाएंगे, ये सारी चीजें आपको प्रियम्बल में देखने को मिलेंगी। तो ये क्या है, ये वैल्यूज हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यू हैं। अगर इन वैल्यू को हमें अचीव करना है, हमें इक्विटी अचीव करनी है, हमें इक्वालिटी अचीव करनी है, हमें अनटचेबिलिटी खत्म करनी है, हमें जेंडर के प्रति डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना है, हमें टाइटल्स का एवोल्यूशन करना है, तो ये सारी चीजें हम कैसे करेंगे। ये वैल्यूज हैं जो कि मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इनको कैसे खत्म किया जा सकता है, तो दो एलिमेंट हैं जो इसको खत्म कर सकते हैं। वही दो चीजें हैं, एक तो है पॉलिटिकल पार्टीज जो कि टूल हैं, जो कि शासन करेंगे इस देश पे, वो इसको खत्म कर सकती हैं। दूसरे पीपुल हैं। ठीक है, तो ये दो लोगों का ही सपोर्ट लेके हम जो वैल्यूज दिए गए हैं, इंश्राइंड हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए भीमराव अंबेडकर बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ बोलने से पहले इस कोट को सुनो कि इफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री फेल टू ब्लेम, if the constitution of a country fails, the blame should not be on shoulders of constitution makers, but it is on political party and people of the country who are responsible for implementing the ideas of constitution। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर फेल होता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में गलती नहीं है, गलती लोगों की है और इस मतलब चलाने वाले सरकार की है। अंबेडकर भी पॉइंट आउट करते हैं इन्हीं दो चीजों को कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीपुल्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हो गए अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन खरा नहीं उतरती। यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन फेल करता है, कोई कंट्री फेल करती है, ठीक है, तो उसका ब्लेम उसके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर पे ना जाके पॉलिटिकल पार्टी जो लोगों पे जानी चाहिए कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ऐसा अम्बेडकर ने बोला है। ठीक है, बोथ इंडिया और, जैसे मैंने पहले बताया कि इंडिया और यूके दोनों एक तरह से डेमोक्रेसी हैं। हमने काफी सारे स्ट्रक्चर वहीं से लिए हैं, डेमोक्रेटिक एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमने वेस्टमिनिस्टर मॉडल अपने यहाँ लिया है, तो वहीं से लिया है। लेकिन इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में आप इनका फंक्शनिंग देखेंगे तो इंटायरली डिफरेंट होगा। ठीक है, क्यों डिफरेंट होगा, तो वही चीज आती है ड्यू टू पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड कल्चर।
ठीक है। नेता को यहाँ सुरक्षा चाहिए, Z+ सिक्योरिटी चाहिए, उसको VIP जैसा ट्रीटमेंट चाहिए, लोग वो सब्जेक्ट की तरह मान के चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि सारी चीजें सेम है, जैसा UK में है वैसा इंडिया में, सारी चीजें नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूशन सेम है। लेकिन कुछ तो चीजें हैं कि जब हम उस एफिशिएंसी नहीं काम कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल कल्चर है, वो पॉलिटिकल एटीट्यूड है और कल्चर है, लोगों का माइंडसेट है कि साहब आ गए, अरे ब्रीफ केस उतारो, कोई दौड़ के जाएगा, अरे कोई चाय बनाने लगेगा, वो आएंगे तो बैठेंगे आधा घंटा रेस्ट करेंगे, उसके बाद कोई फाइल आएगा उसमें टैग लगाएगा और खोल के जब सेक्रेटरी देगा तो कलम उठा के वो भी हाथ में देगा तो वो साइन करेंगे, ठीक है। ये एटीट्यूड है, पॉलिटिकल एटीट्यूड है और कल्चर है किसी कंट्री का, जो कि हिंड्रेंस पैदा करते हैं उसके फंक्शनिंग में। सिस्टम जबकि सेम है, लेकिन यहाँ पे एटीट्यूड और माइंडसेट है जो लोगों का, वो अलग है, जिसके चलते हम लोग अचीव नहीं कर सकते जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आइडियल मेंशन है उसको। तो ये जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है, ये क्या है? यही पॉलिटिकल कल्चर है, यही पॉलिटिकल कल्चर है, ठीक है। यानी कि जो पॉलिटिकल कल्चर किसी कंट्री में प्रिवेल कर रही है, वो ही डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करेगा। स्ट्रक्चर सेम हो सकते हैं, फंक्शनिंग सेम हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर सेम हो सकते हैं लेकिन उनका फंक्शनिंग डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का कल्चरल एटीट्यूड और जो सिटीजन्स का एटीट्यूड है उसमें चेंजिंग आएगी। UK के सिटीजन्स में भी, मैं वेस्ट को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ उसको, ऐसा मत लीजिएगा। तो UK के लोग पार्टिसिपेटिव हैं, वो क्वेश्चन करेंगे अपने गवर्नमेंट से, वो पूछेंगे कि ऐसा बिल आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। वो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी होगी। इंडिया में क्या है कि यहाँ पे मतलब वही साहब माई बाप वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि अरे मंत्री जी हैं, कैसे ऐसे कैसे, मंत्री जी फोन कर दिए तो सब काम हो गया, जो इलीगल काम होना था वो भी हो गया। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन तो सेम है लेकिन फंक्शनिंग डिफर कर रही है, क्योंकि पॉलिटिकल माइंडसेट जो है, एटीट्यूड जो है सिटीजन्स का, उसके चलते ये हो रहा है, ठीक है। फिर अब कल्चर का यहाँ पे मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि कल्चर क्या है, एक सेट ऑफ ट्रेडिशन, कस्टम, वैल्यूज है, ठीक है, फेथ है, जिसको किसी सोसाइटी के द्वारा फॉलो किया जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल कल्चर क्या है? यही रिलेशनशिप है बिटवीन सिटीजन एंड द स्टेट, ठीक है। सिटीजन और स्टेट के बीच में ये जो रिलेशनशिप है वही पॉलिटिकल कल्चर है। इसके चलते आपका इलेक्टोरल आउटकम, जब इलेक्शन का रिजल्ट आप देखेंगे उसमें चेंजिंग आने को मिलेगा। आपका देखिएगा वोटिंग बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे लालू यादव को कुछ लोग जिताते थे, यहाँ सपा को कुछ पर्टिकुलर तबके के लोग देंगे, बीजेपी को वोट देंगे कुछ पर्टिकुलर तबके के लोग, कुछ पर्टिकुलर माइंडसेट के लोग। ये क्या है? पॉलिटिकल कल्चर के द्वारा वोटिंग बिहेवियर में चेंज आ रहा है, ठीक है। पॉलिटिकल कल्चर के लिए आप पॉलिटिकल पार्टीज के वर्क को भी आप देखेंगे कि उनका वर्क भी डिफाइन होता है पॉलिटिकल कल्चर के चलते, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। तो पॉलिटिकल कल्चर को हमने कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो पॉलिटिकल कल्चर कैन बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ ट्रेडिशन, कस्टम, वैल्यूज दैट इन्फ्लुएंसेस द फंक्शनिंग ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री। यानी कि दैट इन्फ्लुएंसेस द वर्किंग ऑफ ए कंट्री, वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ ए कंट्री या वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। यानी कि वो सेट ऑफ ट्रेडिशन, कस्टम, वैल्यूज और जो कि इन्फ्लुएंस करें किसी देश में किसी पॉलिटिकल सिस्टम के फंक्शनिंग को, गवर्नमेंट के फंक्शनिंग को, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया एग्जांपल में कि इंडिया और यूके का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सब सेम है लेकिन फंक्शनिंग डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर डिफरेंट है, ठीक है। वहाँ के लोगों का माइंडसेट, पार्टी का माइंडसेट, ये सारी चीजें अलग हैं। यानी कि ट्रेडिशन, कस्टम, वैल्यूज हैं जो लोगों के अलग हैं, इसके चलते ये चेंजिंग आ सकती है, ठीक है, आती है। आगे देखते हैं कि पॉलिटिकल एटीट्यूड और कल्चर को क्या डिफाइन करता है, मतलब किस चीज से ये पॉलिटिकल कल्चर प्रभावित होता है, ठीक है। तो आलमंड और वर्बा करके दो एक तरह से थिंकर्स थे, उन्होंने बताया कि 3 फैक्टर के चलते ये पॉलिटिकल कल्चर जो है इन्फ्लुएंस होता है। सबसे पहला है इमोशंस, ठीक है, दूसरा है वैल्यू और तीसरा है कॉग्निशन, ठीक है। इमोशन क्या है कि जो भी लोग आपको देखेंगे कि वोट करते हुए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, वो उसके परफॉर्मेंस पे वोट नहीं करते हैं लेकिन अपने इमोशन और सेंटिमेंट पे जाके वोट करते हैं, ठीक है। जैसे 1984 की बात है कि इंदिरा गांधी का एक तरह से असैसिनेशन हो गया और उसके बाद कांग्रेस को इतना सिंपैथी वाला वोट मिला कि राजीव गांधी की सरकार फिर से बन गई, ठीक है। कांग्रेस ने पूरी तरह से एडवर्टाइजमेंट दिया कि इंदिरा ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया भारत के लिए, ठीक है। यानी कि कांग्रेस को उस समय 550 में से 420 सीट मिली थी, यानी कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है वो। फिर आपको 1991 में राम जन्मभूमि का मसला चल रहा था, तो उस समय आपको
लाल कृष्ण आडवाणी थे। लाल कृष्ण आडवाणी के काफी भाषण आता था उमा भारती का उस टाइम पे। तो उस समय सोसाइटी थोड़ा सा रुख कर रही थी बीजेपी की साइड में। तो जो पहला फेज ऑफ इलेक्शन हुआ, बीजेपी एकदम क्लीन स्वीप मारी। उसके बाद सीधे राजीव गांधी का असैसिनेशन हो जाता है और सेकंड फेज में राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस को इतना सिंपैथी वाला वोट मिलता है कि वापस से उसको 232 सीट आती है, लेकिन हमें 272 आई थिंक चाहिए। तो उसके लिए क्या है, कोalition गवर्नमेंट बना और पीवी नरसिम्हा राव उस समय बनते हैं, जो कि अपने लाल बहादुर शास्त्री के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि कांग्रेस परिवार से नहीं थे। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ वर्किंग किसी ने नहीं देखा कि कांग्रेस कैसा काम कर रही थी। यहाँ पे देखा गया कि इमोशंस जो है वो पॉलिटिकल कल्चर को चेंज कर रहे हैं। यानी कि जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो भी इलेक्शन है, उसको कौन सा मॉडिफाई कर दे रहा है, इमोशंस लोगों के माइंडसेट को मॉडिफाई कर रहा है। इंदिरा ने हमारे लिए कुर्बानी दी है तो चलो कांग्रेस को वोट करते हैं। तो इमोशंस यहाँ पॉलिटिकल कल्चर को एक तरह से चेंज कर रहा है। आगे देखते हैं, वैल्यूज चेंज करते हैं। वैल्यू क्या है, बिलीफ है। ठीक है, आपका एक तरह का ओरिएंटेशन है, आपकी सोच है, आपका एक माइंडसेट है किसी पर्टिकुलर चीज के प्रति, वो वैल्यूज है। वैल्यूज क्या है, डायनेमिक है, ये चेंज होता है पर्सन टू पर्सन, सब्जेक्टिव है, हर किसी का वैल्यूज अलग अलग होता है। तो वैल्यूज कैसे चेंज करते हैं पॉलिटिकल कल्चर को देखिए। यहाँ जो पीपुल है जो इलेक्शन में वोट करते हैं वो अपने आइडियोलॉजी पे वोट करते हैं, अपने आइडियोलॉजी नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी पे वोट करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है, आप लोग हमेशा न्यूज व्यूज में सुनते रहते होंगे, तो यहाँ समझ जाइए कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी का क्लासिफिकेशन होता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, एक होता है राइट विंग पार्टी, एक होता है सेंटर पार्टी, एक लेफ्ट पार्टी होता है। राइट विंग पार्टी कौन है, आपका बीजेपी मान लीजिए अभी राइट विंग पार्टी है। सेंटर की पार्टी कौन हो गई, कांग्रेस हो जाएगी। लेफ्टिस्ट कौन है, सीपीआई हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, 3 तरह के पार्टी का पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है। ये जो पार्टीज हैं इनके आइडियोलॉजी ये है। तो लोग यहाँ इनके आइडियोलॉजीज को वोट करते हैं। जो राइट विंग वाले होंगे वो काम करे ना करे वो राइट विंग के पार्टी को ही वोट देंगे। जो लिबरल्स होंगे वो काम ना करे कांग्रेस को वोट देंगे। जो लेफ्टिस्ट होंगे वो काम करे चाहे ना करे वो लेफ्ट वाले पार्टी को वोट देंगे। तो अब देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है राइट विंग पार्टी का। ठीक है, तो जैसे लेफ्टिस्ट पार्टी कौन से हैं, जैसे कम्युनिस्ट हो गया, फॉरवर्ड ब्लॉक उस टाइम पे था। ठीक है, कांग्रेस भी कभी कभी इसकी, कांग्रेस और इसकी एलाई जो आपको लेफ्ट विंग में आपको नजर आएगा। जब सोशलाइजेशन वगैरह का कंसेप्ट आया तो इंडिया जब सोशलिस्ट कंट्री था उस समय बैंकों का नेशनलाइजेशन इंदिरा गांधी के टाइम पर वो सोशलिस्ट, वो लेफ्ट लीनियंट था कांग्रेस पार्टी भी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं राइट विंग पार्टी कौन सी है। ये एक तरह से डिफिनीशन यहाँ पे यूनिवर्सल है। ठीक है, कहने का मतलब ये चीजें जो राइट विंग का मैं डिफिनेशन दे रहा हूँ ये इंडिया में भी अमेरिका में भी सब जगह एक ही है। ठीक है, जो भी राइट विंग पार्टी होगी उसका एक सूत्र है कि वो हमेशा इकोनॉमी को प्रायोरिटी देगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स उसका हमेशा स्ट्रांग रहेगा क्योंकि वो हमेशा विश्वास करता है सुप्रीमेसी ऑफ मार्केट। ठीक है, यानी कि स्टेट को रूल की एकदम चाहता है कि कम रहे, मार्केट फोर्सेज ही डिटरमाइन करे कि चीजों का दाम क्या होगा। ठीक है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को पूरी आजादी है कि वो बिजनेस एकदम तरीके से करे। तो लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक तरह से क्या कहते हैं, उनका माइंडसेट बिजनेसमैन की तरफ ज्यादा आता है। नरेंद्र मोदी नहीं, चाहे आप कहीं का भी राइट विंग पार्टी ले लीजिए, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूएस, सब जगह के राइट विंग पार्टी का ये ट्रेट ही होता है। डोनाल्ड ट्रंप को ले लीजिए, वो भी राइट विंग है, वहां पे भी आप देखिएगा कि सुप्रीमेसी ऑफ मार्केट पे हमेशा राइट विंग फोकस करेगा। स्टेट का रोल कम होना चाहिए प्रोडक्शन में, तो आप बोलेंगे कि अरे ये तो बीजेपी ने तो सारा चीज ही बेच दिया पकड़ के। ठीक है, तो बीजेपी ने सारा चीज बेचा नहीं, जो डिसइन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है वो बेचा नहीं। और कोई भी राइट विंग पार्टी होगी उसका एकदम बिलीफ ही होगा कि वो मार्केट को सपोर्ट करेगा, अपना रोल कम कर देगा। फिर दूसरा ट्रेड क्या है राइट विंग पार्टी का, को हमेशा मेजोरिटी रिलीजन रहेगी उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ बीजेपी है जो हिंदुइज्म को ज्यादा सपोर्ट करती है, तो ये उनके राइट को ज्यादा सपोर्ट करेगी। जो भी मेजोरिटी का रिलीजन होगा, जो भी राइट विंग पार्टी होगी, मेजोरिटी रिलीजन को ज्यादा सपोर्ट करेगी। तीसरा, वो कंजर्वेटिव इन नेचर होगी। कंजर्वेटिव इन नेचर कहने का मतलब, कंजर्वेटिव किसको बोलते हैं कि जो कि चेंज के प्रति उतना उत्साहित ना हो, जो पुराने ट्रेडिशन कल्चर में जो भरोसा करे उसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव। और वो लिबरल कभी नहीं होंगे। लिबरल क्या है, होते हैं कि जो सबको चाहते हैं कि सब बराबर हैं, सब इक्वल हैं। ठीक है, सबको अपने फेथ को प्रैक्टिस करने की पूरी आजादी होनी चाहिए, वो लिबरल है। ठीक है, तो राइट विंग पार्टी का ये ट्रेट हो गया, आपको हर जगह देखने को मिलेगा कि मार्केट का पहला कि मार्केट को पूरी आजादी देंगे, अंबानी अडानी को डिसइन्वेस्टमेंट पूरा करेंगे,
मेजोरिटी रिलीजन को सपोर्ट करेंगे और कंजर्वेटिव नहीं होंगे। कंजर्वेटिव होंगे नेचर में, लिबरल नहीं होंगे। लेफ्ट विंग पार्टी का क्या है, आपको ट्रेट हर जगह निकले के में आ जाएंगे, ये हमेशा स्टेट की सुप्रीमेसी को मानेंगे, जैसे रसिया टाइप, चाइना टाइप, ठीक है। मार्केट को खुली आज़ादी नहीं देना चाहिए, हमेशा मुखर विरोध करेंगे प्राइवेट सेक्टर का। ये हमेशा सोशलिज्म में विलोप करेंगे, बोलेंगे कि स्टेट के पास सारा ओनरशिप होना चाहिए, लैंड का, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, सब चीज़ का। रिलीजन में ये सेकुलरिज्म में विरोध करेंगे, और जो माइनॉरिटीज हैं इनको राइट के प्रोटेक्ट करने के लिए ये आवाज उठाते रहेंगे, लेफ्टिस्ट, ठीक है। हालांकि जो एकदम लेफ्टिस्ट हो गया वो रिलीजन में भी वो नहीं करता, फेथ नहीं करता। सेंट्रिस्ट क्या होंगे, ये लेफ्ट राइट का मिक्सचर है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल रहेंगे अपनी आइडियोलॉजी में और सर्कमस्टांसेस के अनुसार अपना चेंज कर देंगे आइडियोलॉजी। जैसे 91 के बाद जो लिबरलाइजेशन एलपीजी रिफॉर्म्स आए तो कांग्रेस पार्टी ही थी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, कांग्रेस क्या हो गई, एक तरह से राइट विंग की तरह एक्ट करने लगी, यानी कि वो मार्केट को सपोर्ट करने लगी, है ना। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। उससे पहले आपको देखिएगा तो हमेशा सोशलिस्ट टाइप का बिहेव करने लगी, लेफ्ट की तरफ बिहेव करती, जब बैंकों का नेशनलाइजेशन वगैरह पकड़ पकड़ के बैंक नेशनलाइज कर रहे थे तब, ठीक है। तो सेंट्रिस्ट पार्टी हो सकती है, वो उनका फ्लेक्सिबल एटीट्यूड होता है, किसी भी आइडियोलॉजी में काम करना, वो एक तरह से लिबरलिज्म उनमें देखने को आपको मिल जाएगा। ये 3 तरह की पार्टी हो सकती है। वैल्यूज क्या है कि पीपुल यहाँ वोट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर परफॉर्मेंस। चलते हैं आगे, और क्या इफेक्ट करता है कहीं के पॉलिटिकल कल्चर को। तीसरा है कॉग्निशन, तो ये सबसे अच्छा वाला है। कॉग्निटिव बिहेवियर आप जानते हैं कि जहां दिमाग लगा के कोई काम करे, तो ये ऐसा पॉलिटिकल कल्चर है जो कि कॉग्निशन के द्वारा डोमिनेट किया जाता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि एक तरह से ये डेवलप्ड पॉलिटिकल कल्चर है। यहाँ जो लोग हैं इलेक्शन में वोट करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस पे, पार्टी कैसा काम कर रही है, ग्राउंड लेवल पे उसका परफॉर्मेंस कैसा है, इन सबको देख के और पूरा आकलन करके पूरा अपना रिजल्ट बनाती है, उसके बेसिस पे वो वोटिंग करती है, ठीक है, कि पूरा पार्टिसिपेशन उसका परफॉर्मेंस कैसा है पार्टी का, उस हिसाब से, ठीक है। कॉग्निशन क्या है, दीज आर एम्पेरिकल बिलीव्स दैट इज व्हिच आइडियोलॉजी व्हिच आर सपोर्टेड बाय फैक्ट्स। एम्पेरिकल क्या होता है, एम्पेरिकल का मतलब होता है साइंटिफिक, ठीक है, विच इज सपोर्टेड बाय फैक्ट्स, यानी कि 1 किलो आपको स्केल पे दिख गया तो हम लोग बोलेंगे कि ये एम्पेरिकल मेजरमेंट है, यानी कि 1 किलो है। अगर कोई सरकार है उसका 5 साल में अगर 100 स्कूल खुलवाती है, ठीक है, तो ये एम्पेरिकल एविडेंस है, इसके बेसिस पे हम लोग वोट करेंगे, तो दैट इज द कॉग्निशन, यानी कि जो आपका बिलीफ है वो एम्पेरिकल एविडेंस पे बेस्ड है, तो आपको बोलेगा ये आपका बिहेवियर कॉग्निटिव है। तो कॉग्निशन क्या करता है, यह भी पॉलिटिकल फेथ को, एक तरह से पॉलिटिकल कल्चर को हमारा अफेक्ट करता है, ठीक है, और जिसके चलते वोटिंग बिहेवियर में चेंज होती है, सरकार उस तरह से काम करती है, ये सारी चीजें आगे होती हैं। तो आलमंड और वर्बा ने कंट्रीज में जैसे काफी शोध किया, बहुत सारे कंट्रीज में गए और काफी शोध किया, और शोध करने के बाद उन्होंने कंट्रीज को बहुत सारे कैटेगरी में बांटा, वहां का पॉलिटिकल कल्चर कैसा होगा, तो पर्टिकुलरली 4 तरह का पॉलिटिकल कल्चर उन्होंने बताया। इससे पहले हम 3 चीज क्या देखें, वैल्यू, कॉग्निशन वगैरह, ये सारी चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं पॉलिटिकल कल्चर को, ये पॉलिटिकल कल्चर नहीं है, इनके द्वारा वो चीज अफेक्ट होता है। कैसे होता है वो मैंने एग्जांपल से समझा दिया। अब जो आलमंड और वर्बा बता रहे हैं कि ये पॉलिटिकल कल्चर यहाँ कितने टाइप का होता है, तो 4 टाइप का होता है, तो उन्होंने वो चारों का नाम बताया है, टाइप से पॉलिटिकल कल्चर के, ठीक है। तो सबसे पहला पैरोकियल है, ठीक है, पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। अच्छा, ये डिवीजन जो हुआ है पॉलिटिकल कल्चर में, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन एंड स्टेट। एक इंसान है जो कि वोटर है और ये स्टेट है यानी कि सरकार है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इनके बेसिस पे इन्होंने डिफाइन किया 4 तरह का पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया पैरोकियल। पैरोकियल का अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे कि पैरोकियल इंसान वो होता है जो कि अपने आसपास के चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं करता, उसका दायरा काफी संकुचित होता है। सुबह उठ गए, एक लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, शाम को सो गए, उसी पे उसका फोकस रहता है। देश दुनिया उससे कोई भी मतलब उसको नहीं रहता है, और उसी पड़ोसी किसी से मतलब नहीं रहता है। तो पैरोकियल कल्चर क्या है, पॉलिटिकल कल्चर क्या है, ये सबसे कम डेवलप पॉलिटिकल कल्चर है। यहाँ जो सिटीजन है उनके पास कोई भी पता नहीं रहता कि स्टेट जो है गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है, उनको पॉलिसीज क्या बन रही है क्या नहीं बन रही है उसका उनका कुछ भी पता नहीं रहता है, ना ही उनको लगता है कि हमें इस पॉलिसी से कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि सरकार के जो पॉलिसी से है उसको कुछ इम्पैक्ट नहीं होना जाना है, ठीक है, यानी कि उसको पता भी नहीं है पॉलिसीज का, और सरकार की पॉलिसी से उसको कुछ इम्पैक्ट भी नहीं हो रहा है, ठीक है।
और वो स्टेट से गवर्नमेंट से काफ़ी दूरी पे रहते हैं, इसलिए उनका और स्टेट के बीच में ज़्यादा रिलेशनशिप रहता नहीं है। तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल कल्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, जो कि आपको नॉर्थ ईस्ट के इंटीरियर पार्ट में, सुदूर क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। अंडमान निकोबार के सुदूर क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। वहाँ सरकार का जो इन्फ्लुएंस है वो लोगों पे कम है, कोई क्या पॉलिसी बन रहा है लोगों को उससे मतलब नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे लेस डेवलप पॉलिटिकल कल्चर है। तो आलमंड और भारवा ने बोला कि पहले टाइप का पॉलिटिकल कल्चर ये है। दूसरा टाइप का पॉलिटिकल कल्चर है सब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉलिटिकल कल्चर। यहाँ क्या होता है कि सिटीजन को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको ये भी पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बना रही है, और उसको ये भी पता है कि इन पॉलिसीज से मुझ पे क्या असर होगा, लेकिन उसका माइंडसेट है कि ये हम पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, वो वाला इन्फ्लुएंस है। यानी कि ये पॉलिसीज को अफेक्ट नहीं कर सकते। अगर ये जानते भी हों तो इनको लगता है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमको पता है कि सरकार ये काम कर रही है, इसका ये इफेक्ट होगा, ये ऐसे होगा, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मैं इसमें कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता या ओरिजिनली नहीं कर सकता, क्योंकि सिटीजन्स को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है, ना कि सिटीजन्स। ठीक है, यानी कि वहां के लोगों को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉलिटिकल कल्चर है। सब्जेक्ट कौन है? मैंने पहले ही बताया कि डेट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, उसके बेसिस पे आलमंड और भारवा ने यहाँ पे दिया है। तो इसीलिए इसका नाम है सब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉलिटिकल कल्चर। यहाँ है कि हम यहाँ के सब्जेक्ट यानी सिटीजन्स को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट किया जा रहा है, ना कि सिटीजन्स। यहाँ के लोगों को सब पता है कि क्या पॉलिसीज है, क्या उसका आउटकम होगा, क्या चीजें होंगी, लेकिन वो जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते पॉलिसीज को। हम लोग जानते भी हैं फिर भी हम इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ का सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करती है गवर्नमेंट। जैसे इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था, हम लोग एज ए सब्जेक्ट ट्रीट किए जा रहे थे। इंदिरा गांधी क्या कर रहे थे उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। हमें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, नसबंदी हो रहा है, क्या हो रहा है, सब हमें पता है, लेकिन हम उस पर कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो वो पॉलिटिकल कल्चर है सब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉलिटिकल कल्चर। चाइना में जो कल्चर है, मेरे ख्याल से आलमंड और भारवा ने नहीं बोला है, मैं अपने दिमाग से बोल रहा हूँ, वहाँ का भी सब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉलिटिकल कल्चर है, क्योंकि वहाँ के भी लोग कुछ नहीं कर सकते। तीसरा है पार्टिसिपेटेड पॉलिटिकल कल्चर। ये एक तरह का सबसे डेवलप पॉलिटिकल कल्चर है। ये आपको वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि वेस्ट को हम लोग इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये लोग व्हाइट हाउस में घुस के तोड़फोड़ कर रहे थे अभी पिछले ट्रम्प के इलेक्शन के दौरान। ठीक है, लेकिन है तो चलो मानते हैं। तो पार्टिसिपेटिव पॉलिटिकल कल्चर क्या है कि एक तरह का वेल डेवलप्ड पॉलिटिकल कल्चर है। यहाँ सिटीजन्स को पूरा पता है राइट्स का अपना। ठीक है, पॉलिसीज भी उसको पता है, और उस पॉलिसीज से क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे ये भी पता है उसको। ठीक है, और उसके पास फ्रीडम है कि वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में पार्टिसिपेट करे, वोट दे, ठीक है, या उसको क्रिटिसाइज करे, या बोले सरकार से, पिटीशन दे, ये सारी चीज़ वो कर सकता है। तो ये क्या है, एक पार्टिसिपेटिव टाइप का पॉलिटिकल कल्चर है। ठीक है, यहाँ पॉलिसी फॉर्मुलेशन से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक जो वहाँ का सिटीजन है वो वहाँ घुसता है और क्वेश्चन करता है गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट पॉलिटिकल कल्चर माना जाता है। ठीक है, और यहाँ का जो गवर्नमेंट भी रहता है वो अपने सिटीजन्स को सिटीजन्स की तरह ट्रीट करता है, वो सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करता। वो चाहता है कि इनको कैसे भी करके एम्पावर किया जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि आप पॉलिसी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करें। वो बोलेगा कि आपको कुछ है दिक्कत तो आप लिख के दीजिए, हम पॉलिसी में चेंजिंग लाएंगे। ठीक है, वहाँ इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, एवोल्यूशन भी होता है। ये सारी चीज़ें आपको डेवलप कंट्री में देखने को मिलेंगी, जो कि एक तरह से मैच्योर डेमोक्रेसी जिनको बोला जाए। ठीक है, इंडिया तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन हम लोग मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं है। चौथा है सिविक पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, ये सबके बेस्ट प्रैक्टिसेस को अगर मिला लो तो जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे सिविक पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, सिविक पॉलिटिकल कल्चर में क्या है, आवाज भी आप उठा रहे हो तो डिसिप्लिन वे में आ जाओगे, ना कि वेंडलाइजेशन कर रहे हो, ना कि तोड़ फोड़ कर रहे हो। तो सिविक पॉलिटिकल कल्चर क्या है, ये सारे पॉलिटिकल कल्चर का बेस्ट निकाल दो। तो आप बोलेंगे कि सब बेस्ट कैसे है, क्या हमें सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना बेस्ट हो सकता है क्या, या हम पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर को बेस्ट मान सकते हैं क्या? वो तो सब तो वर्स्ट फॉर्म है, लेकिन है बेस्ट। कैसे बेस्ट है? सिविक पॉलिटिकल कल्चर ये कॉम्बिनेशन है। कैसे है, मान लो कि वार हो गया बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन को अभी हम मान ले, मैं तो ऐसे यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करता फॉर अपने रीजन के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए मैं रसिया को ही सपोर्ट करता हूँ। फिर भी मान लेते हैं कि हम यूक्रेन के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें ट्रीट किया जाए एज ए सब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉलिटिकल कल्चर। क्यों?
क्योंकि यहाँ जो पॉलिसीज हैं वहां आप वार के टाइम पर घुसेंगे सरकार के पॉलिसीज में कि अरे नहीं ऐसे कैसे कर सकते हो, ये क्या कर सकते हो, तो सरकार को डिसीजन मेकिंग में इशू होगी। तो जब वार का टाइम है, ठीक है, तो शिफ्ट कहाँ हो जाना चाहिए, सब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉलिटिकल कल्चर में। यानी कि सरकार को भी सिटीजन्स को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करो, ठीक है। सिटीजन्स को चाहिए कि वो सरकार के पॉलिसीज में इंटरफेयर ना करे, ना बोले सरकार जैसे काम करते हैं करने दे, क्योंकि वहाँ डिसीजन मेकिंग लेना है, ठीक है। तो सिविक पॉलिटिकल कल्चर क्या है, ये सारे पॉलिटिकल कल्चर का एक तरह से मिक्सचर है, उनके बेस्ट प्रैक्टिसेज का कॉम्बिनेशन है। यहाँ सरकार के खिलाफ आप बोल सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन्हें मेच्योर वे, नॉट वेंडलाइजेशन करके ट्रेन को आग लगा के पटरी उखाड़ के, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। दैट इज नॉट सिविक पॉलिटिकल कल्चर। आगे जाते हैं, इंडिया में हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा कि हमें पास पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर था, ठीक है, क्योंकि वहाँ इलिटरेसी थी, लोगों को उतना ज्यादा पता नहीं था कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, ठीक है। फिर बाद में हमें सब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉलिटिकल कल्चर भी देखने को मिला इमरजेंसी के टाइम पे, जैसे मैंने बताया। और जब से एलपीजी रिफॉर्म्स आया तो हमको एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिला। अब हम लोग पार्टिसिपेटिव पॉलिटिकल कल्चर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। पहले क्या था, आइडियोलॉजिकली बेस्ड इलेक्टोरल बिहेवियर था, लेकिन 1970 के बाद मोस्टली इमोशन और सेंटिमेंट पे वोटिंग हो रही है, ठीक है। रिसेंट टाइम हम लोग कॉग्निशन डेवलप कर रहे हैं और मे बी ये हमारे इलेक्ट्रल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करें, चांसेस तो बहुत कम है, ठीक है। तो अब हमने देख लिया सारा कैसा है। अब इंडिया में थोड़ा सा देखते हैं पॉलिटिकल कल्चर कैसा है। इंडिया में जो है हेट्रोजिनस नेचर आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिकल कल्चर का, ठीक है। आप एक बात माइंड में रखिएगा कि जो आलमंड वर्बा का 4 क्लासिफिकेशन देख रहे हैं पॉलिटिकल कल्चर का, केवल यही नहीं है, बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट हैं जो उन्होंने काम किया है, जैसे इलीट पॉलिटिकल कल्चर, ये आपको देखने को मिलेगा। वो सब आप पढ़िएगा, ऐसे है नहीं हम लोग के लिए उतना इम्पोर्टेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। और भी बहुत तरह के आपको पॉलिटिकल कल्चर देखने को मिलेंगे, जो हर एक जो थिंकर जो है अपने हिसाब से पॉलिटिकल कल्चर का नाम दे रहा है, ठीक है। मॉडर्न पॉलिटिकल कल्चर, एंशिएंट पॉलिटिकल कल्चर, इलीट पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इंडिया में पॉलिटिकल कल्चर कैसे है। तो इंडिया में क्या है, सोसाइटी डाइवर्स है, हम लोग द्रविडियन भी हैं, ऊपर नॉर्थ इंडियन भी हैं, आर्यंस भी हैं, मतलब हिस्टोरिकली नॉर्थ ईस्ट का अपना रीजन देखिए, अपने यहाँ आइलैंड स्टेट भी हैं। तो हर जगह के लोगों का माइंडसेट जो है, थिंकिंग जो है, एटीट्यूड है, बिलीफ है, कल्चर है, सब अलग है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया का पॉलिटिकल कल्चर एक तरह से हेट्रोजेनस नेचर का है। एंशिएंट इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, जब राजे महाराजे थे तो राजा शासन करता था, तो हमारे यहाँ पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर था, क्योंकि हम कुछ डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते थे और हम पर जो भी दे दिया जाता था हम लोग उसको करते थे, ये हमको पता भी नहीं होता था, हम लोग ज्यादा उससे अफेक्टेड भी नहीं थे। फिर उसके बाद क्या होता है, चेंज आता है, ठीक है। चेंज आता है कि ब्रिटिश रूल अपने यहाँ आता है, हम लोग को पता होता है अपने राइट्स और ड्यूटीज का, लेकिन हम लोग पार्टिसिपेशन उतना नहीं कर पाते, ठीक है। नहीं कर पाते क्यों, क्योंकि हम लोग ब्रिटिशर्स के डिसीजन को एक हद तक ही चेंज कर सकते हैं, नेशनल मूवमेंट से ज्यादा नहीं चेंज कर सकते थे। तो पहले पैरोकियल में हमें पता नहीं था कुछ कि सरकार की पॉलिसीज क्या है, लेकिन हम जब ब्रिटिश इंडिया जब आया तो हमें उन सारी चीज़ों का अवेयरनेस होने लगा, राइट और ड्यूटीज का। इसके लिए किसको हमें धन्यवाद देना चाहिए, नेशनल मूवमेंट को, क्योंकि नेशनल मूवमेंट में जो लीडर्स आगे आके और मंचों पे बोलते थे, भाषण देते थे, वो लोगों को जागरूक कराते थे उनके जो भी राइट्स हैं उनके प्रति, और उनका शोषण कैसे हो रहा है उसके प्रति वो लोग अवेयर कराते थे। तो जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो हमें अवेयरनेस हुआ अपने राइट का, यानी कि हमारा पॉलिटिकल कल्चर एक तरह से शिफ्ट हुआ। हम लोग अभी सब्जेक्ट ओरिएंटेड इसको नहीं बोल सकते, लेकिन शिफ्ट हुआ कि हमें अवेयरनेस हो गई अपने राइट्स की, ठीक है। तो उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया होता है, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारा पॉलिटिकल कल्चर अब पार्टिसिपेटिव होता है। क्यों, क्योंकि संविधान में हमें ये मिल गई आज़ादी कि 18 साल से ऊपर जो है एज के, वो सभी लोग जो है इलेक्टोरल प्रोसेस में वोटिंग में अपना कर सकते हैं। तो अब धीरे धीरे क्या हो गया, पार्टिसिपेटिव की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये पॉलिटिक्स का बोर्ड होता गया, पहले देखिएगा कि केवल कुछ सिलेक्टेड लोग ही वोट करते थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बाद में आया ना, कॉन्स्टिट्यूशन जब आया उसके बाद। तो उसमें क्या होता था जी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना तो अब देखिए 18 साल से उम्र के सारे लोग वोट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, एक तरह से वोटर बेस्ड वाइडन हो गया। तो यहाँ पे एक सिस्टम चला कास्ट का, यानी कि कास्ट डोमिनेट करने लगा हमारे पॉलिटिकल कल्चर को। आप देखने को मिलेंगे कि अभी क्या है, रिलीजन डोमिनेट कर रहा है हमारे पॉलिटिकल कल्चर को। पॉलिटिकल पार्टीज भी कास्ट रिलीजन का फायदा उठा के लोगों के माइंडसेट को चेंज करते हैं, उनके वैल्यूज को, उनके पॉलिटिकल कल्चर को चेंज करती हैं।
आलमंड और वार्बा भारत के खिलाफ, भारत के सपोर्ट में, हम भारत के लिए क्या बोलते थे कि इंडियन पॉलिटिकल कैसा है, वो पार्टिसिपेटिव है। उन्होंने बोला कि भारत का पॉलिटिकल कल्चर पार्टिसिपेटिव है, लेकिन पार्टिसिपेशन यहाँ सिविलाइज्ड वे में नहीं है। यहाँ सिविलाइज और डिसिप्लिन पार्टिसिपेशन नहीं है। इंडिया को मूव करना चाहिए टुवर्ड सिविल कल्चर, सिविक कल्चर, ठीक है। सिविक कल्चर में, जो कि डेवलपिंग कंट्री में आपको देखने को मिलता है, जहाँ वायलेंट उग्र भीड़ नहीं होती, पटरियां नहीं उखाड़ती, वैंडलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। सिविलाइज और डिसिप्लिन वेज में जो हम लोग पॉलिसीज को विरोध करते हैं या अपनी बात को रखते हैं, तो वो एक तरह से क्या हुआ, सिविलाइज पॉलिटिकल कल्चर हुआ। और आलमंड और वर्बा बोल रहे हैं कि इंडिया का 2 पॉलिटिकल कल्चर पार्टिसिपेटिव है, ये अच्छा है, लेकिन यहाँ वायलेंट और वैंडलाइजिंग कल्चर है, इसको चेंज होना चाहिए, इसको चेंज होके बनना चाहिए सिविलाइज्ड पॉलिटिकल कल्चर, एक तरह से सिविक कल्चर को लाना चाहिए। हिंदू में 2 आर्टिकल देखते होंगे आपने, एन राम का आता है, जो हिंदू पढ़ते होंगे वहां पे आपको देखते होंगे कि एन राम का आर्टिकल आता है। वो क्या बोलते हैं पॉलिटिकल कल्चर के बारे में देखते हैं। उनका कहना है कि जो भी कॉमन मैन है उसको पता है कि पॉलिटिक्स क्या है। चाय के टपरी पर बैठा हुआ आदमी आपको बीजेपी से लेकर कांग्रेस का सारा चीज बना देगा, एक पुराना से पुराना स्टोरी भी सुना देगा इंडिया के बारे में, लेकिन उसको इश्यूज का पता नहीं है, यानी कि क्या लॉ बन रहे हैं, लेजिस्लेशन बन रहे हैं, कैसे फंक्शनिंग कर रहा है गवर्नमेंट, ये सारी चीजें नहीं। हाँ, उसको पॉलिटिक्स का पता है कि कौन पार्टी जीत रही है, कहाँ किसको वोट मिलेगा, कहाँ भूमिहार ज्यादा है, कहाँ राजपूत ज्यादा है, ये सब उसको पता है, लेकिन एक्चुअल इश्यूज क्या है उसको वो पता नहीं है। यानी कि कॉमन मैन जो है जनरली इग्नोर करता है कि पॉलिटिकल इश्यूज क्या है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। तो वो भी बोलते हैं, नाम भी बोलते हैं कि इंडिया का पॉलिटिकल कल्चर है ये पार्टिसिपेटिव है, लेकिन इसको हम लोग सिविक पॉलिटिकल कल्चर की तरफ मूव होना चाहिए। अब ये लेक्चर का एंड होता है। अब आप अपने बुक से पढ़िएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बनेगी, ठीक है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। और मेरे हिसाब से आपको पूरी तरह से ये समझ में आ गया होगा। अगर स्लो लग रहा है तो 2x पे देखिए। धन्यवाद।